सिनेप्स के अंतर्धान यह तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिका के ध्रुविका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है। एग्जाम्पल बोलना, लिखना, कमेंट्स करना नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो स्वयं होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। एग्जाम्पल हृदय का धड़कना, भोजन का पचना आदि नियंत्रण मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेडुला द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती हैं। भूख लगने पर मुख में पानी आना, गर्म वस्तु को छूने पर, जलने पर तुरंत हाथ हटाना। उद्दीपन ग्राही अंग, त्वचा, संवेदी कोशिकाएं, प्रेरक कोशिकाएं। अनुक्रिया कार्यकारी अंग, पेशी। प्रतिवर्ती चाप आगम संकेता व निर्गम क्रियाओं के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती हैं जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग है। मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। सभी भाग से सूचना प्राप्त करना व समाकलन करना, पेशियों तक संवेदना भेजना, सोचने व इस पर आधारित क्रिया करने के लिए अनुमति। कार्य सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा मस्तिष्क आवरण द्वारा आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना होता है जो इसे आंतरिक आकार है सूक्ष्म प्रदान करता है। इसमें अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। यह मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क के भाग व उनके कार्य। अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग। अग्र मस्तिष्क ग्राही में सूचना आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र, सुनने, देखने, सूंघने के विशेष भाग। ऐच्छिक पेशियों के गति का नियंत्रण, भूख से संबंधित केंद्र। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्रव्य व दृश्य तंत्रिकाओं में सहायक। मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला द्वारा नियंत्रित।
मध्य मस्तिष्क के केंद्र अनुमस्तिष्क सेरिबेरम बेलम ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि व शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित। एग्जाम्पल: सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना आदि। पॉन्स श्वसन क्रिया के नियमन व नियंत्रण में भागीदार। मेडुला अनिच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार आना व वमन का नियंत्रण। पादप समन्वय पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य पादप हार्मोन्स करते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि, विकास व पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप दो प्रकार की गति दर्शाते हैं: वृद्धि से मुक्त। ये गतियाँ वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। छुई मुई के पौधे का स्पर्श से सिकुड़ना। वृद्धि पर आश्रित पौधे के कई भाग में गतियों का दर्शाती है। एग्जाम्पल: पौधे का प्रकाश की ओर गति, जड़ों का जल की ओर गति। पादपों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। पादप स्पर्श की सूचना में को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं। इनमें जंतुओं की तरह सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता। ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं, जिससे फूलने सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। वृद्धि पर आश्रित गति प्रतान की गति। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। वस्तु से प्राप्त पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। पौधों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य। फाइटो हार्मोन्स पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने, उसके अनुसार गति करने की क्षमता होती है, जिसे अनुवर्तनी गति कहते हैं। अनुवर्तन: प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन: प्रकाश की दिशा में पौधे के पैरों तंत्र की गति तने के शीर्ष भाग में स्पष्ट दिखती है। पैरों तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। गुरुत्वानुवर्तन: ऐसी गति जो गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होती है। तनों में ऋण गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे ऊपर की ओर व जड़ों में धन गुरुत्वानुवर्तन के कारण वे नीचे की ओर गति करती है। रसायनुवर्तन: रसायन उद्दीपनों के द्वारा पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। जलानुवर्तन: पौधे के अंग की जल की ओर गति। जलानुवर्तन। पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन्स।
पादपों पर नियंत्रण व समन्वय का कार्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी। पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एथिलीन। ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। जिबरेलिन ऑक्सिन फलों की वृद्धि में सहायक है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। जिबरेलिन तनी की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फलों में बीजों में अधिक सांद्रता में। साइटोकाइनिन एब्सिसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, जल ह्रास को नियंत्रित करता है। पत्तियों का मुरझाना, प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित। एथिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का कार्य करता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथियां जिनका स्राव नलिकाओं के द्वारा होता है, यकृत, अग्नाशय आदि। थायराइड ग्रंथि गले में एच शेप की होती है। थायरोक्सिन, आयोडीन कमी, गलगंड, घेंघा रोग। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ब्रेन में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है, वृद्धि हार्मोन साबित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है। एड्रिनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन। व्हाइट लाइट लड़ो या उड़ो हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि अंडाशय ग्रंथि फीमेल में पाई जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। वृषण ग्रंथि नरों में एक जोड़ी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि पत्ती के समान मिश्रित अग्नाशयी इंसुलिन रक्त शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। हार्मोन ग्रंथि स्थान कार्य थायरोक्सिन F2 ग्रंथि गर्दन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय में। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क वृद्धि व विकास का मास्टर में नियंत्रण। एड्रिनलिन अधिवृक्क के ऊपर बीपी हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण। इंसुलिन अग्नाशय हृदय के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। लिंग हार्मोन वृषण पेट का निचला हिस्सा। टेस्टोस्टेरोन मादा लैंगिक अंगों को विकास व मासिक यंत्र का नियमन। यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन। एस्ट्रोजन अंडाशय पेट का निचला मादा लैंगिक हिस्सा अंगों को विकास व मासिक चक्र का नियमन। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करना। जीव जनन कैसे करते हैं? जनन
अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। नए जीव की उत्पत्ति के लिए विखंडन द्वारा खंडन द्वारा बीजाणु समासंग द्वारा अलैंगिक जनन। पुनरुद्भवन द्वारा मुकुलन द्वारा कायिक परिवर्तन द्वारा लैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। द्विविखंडन। अमीबा। लिस्मेनिया यह विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम ये जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जिसे बहुखंडन कहते हैं। सिनोडेक्टर न्यूक्लियोर। खंडन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। खंडन संरचना वाले स्पाइरोगाइड। पुनरुद्भवन पुनर्जनन जीव का विभेदित टुकड़ा एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम हो जाता है वो तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लूमेरिया। मुकुलन हाइड्रा कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक
ग्रेनुलोसाइट्स में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदलकर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। कायिक प्रवर्धन। पौधे के कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफिलम, गन्ना, गुलाब आदि। जीवाणु समासन। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। राइजोपस में कवक के जाल के ऊर्ध्व तंतुओं तर सूक्ष्म गुच्छे संरचनाएं होती हैं। ये गुच्छे बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन। नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीवों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक। दो भिन्न जीवों में युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनन जाइगोट बनाती हैं, जिससे एक नए जीव का निर्माण होता है। दो युग्मकों का युग्मन नई युग्मक गतिशील। मादा युग्मक भोजन भंडार। जनन कोशिकाएं नर पुंकेसर, मादा स्त्रीकेसर। पुष्प के प्रकार। एकलिंगी, उभयलिंगी। एकलिंगी जब एक जननांग हो, जब दोनों जननांग हो। उभयलिंगी जब एक जननांग उपस्थित हो। एकलिंगी जब दोनों जननांग उपस्थित हो। उभयलिंगी। पपीता, तरबूज। एकलिंगी। उभयलिंगी गुड़हल, सरसों। पुंकेसर नर जननांग है। पुंकेसर परागकण बनाते हैं। सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। स्त्रीकेसर मादा जननांग, पुष्प के केंद्र में स्थित। 3 भाग। अंडाशय से आधारी फूला हुआ दाग। वर्तिका मध्य लंबा भाग। वर्तिकाग्र शीर्ष भाग चिपचिपा। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होता है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका। नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन। निषेचन की प्रक्रिया। युग्मनज का निर्माण। नए पौधे का निर्माण। परागण। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, पानी द्वारा होता है, जिसे परागण कहते हैं। परागण। स्वपरागण। परागण। स्वपरागण परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। स्वपरागण। परपरागण एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परपरागण। परागण के पश्चात नए युग्मक
का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन, जिसके लिए पराग नलिका विकसित होती है। पराग नलिका का बीजांड तक पहुंचना, निषेचन, युग्मनज का निर्माण, विभाजन, भ्रूण का निर्माण। बीजांड से एक आवरण विकसित, बीज में परिवर्तित, अंडाशय से जल का निर्माण। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोदित में विकसित हो जाता है। मानव में लैंगिक जनन। यौवनारंभ, प्यूबर्टी, जनन ऊतकों का परिपक्व होना। लैंगिक जनन, दो भिन्न युग व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संभव। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु स्पर्म निर्माण वृषण में, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित। क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम। मादा जनन कोशिका, अंड कोशिका निर्माण अंडाशय में। लड़की के जन्म पर अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। यौवनारंभ का कुछ अंडे परिपक्व, प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व होता है। अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण। गर्भाशय, जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक लचीली थैलेनुमा संरचना है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलना। निषेचन तथा निषेचन पक्ष क्रिया। मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं का योनि मार्ग में स्थान, शुक्राणुओं का अंडवाहिका तक गमन, अंड कोशिका से संयोजन, निषेचन, निषेचित अंडे में विभाजन, ओक्सीटी का निर्माण। प्लेसेंटा माँ को भ्रूण से जोड़ने का कार्य करती है। माँ को भ्रूण से जोड़ने का कार्य। गर्भाशय की भित्ति में धसी शस्त्रनुमा संरचना। भ्रूण के पोषण, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा। भ्रूण के श्वसन, पोषण व उत्सर्जन का कार्य। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन का। रजोधर्म, ऋतुस्राव, अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर एक दिन तक ही जीवित। गर्भाशय की अंतःकृति का टूटना, एंडोमेट्रियम। रक्त तथा म्यूकस के रूप में निष्कासन। इस चक्र को लगभग एक माह का समय लगता है, जिसे ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म की अवधि 2 से 5 दिन होती है। 2 से 5 दिन। रजोधर्म की अवधि 2 से 5 दिन होती है।
जनन स्वास्थ्य, यौन संचारित रोग जैसे कि सिफिलिस, गोनेरिया, जीवाणुजनित मस्सा तथा HIV एड्स वायरस जनित को रोकने के लिए कंडोम का प्रयोग, गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग, परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भाशय में गर्भधारण रोकने हेतु लूप कोपट्टी का स्थापन, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव समय। पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणु को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। महिलाओं में फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है। आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। विभिन्नता वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी संतति को कुछ विशेषताएं भिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीवाणु में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं अधिक हैं। परिवर्तन लाभप्रद तथा अनुपयुक्त हो सकते हैं। मेंडलीव के नियमों की वंशावली के नियम। मेंडल ने उदाहरण मटर, पायसम, सेटाइवम पर अध्ययन किया। मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। संकरण प्रयोगों के लिए मटर पौधे का चुनाव। पादप का आकार छोटा, 1 वर्षीय पादप। बीजों की संख्या अधिक। मटर द्विलिंगी पादप है जिसमें स्वपरागण पाया जाता है। पादपों में परपरागण आसानी से पूर्वक कई लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। पादप का लक्षण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। पादप की लंबाई, लंबा रहना। पादप की स्थिति, अक्षीय, पुष्पकरण, बैंगनी सफेद। फली की आकृति, फूली हुई, चिपकी हुई। फलीकरण, हरा, पीला। बीज की आकृति गोल, चौड़ीदार। बीज का रंग पीला, लाल। मेंडल ने प्रारंभ में एक संकरण का अध्ययन किया। उसके बाद द्विसंकर संकरण तथा त्रिसंकर संकरण का अध्ययन किया। एक संकर संकरण TTP, लंबा होना। जीनोटाइप, फिनोटाइप। जब मेंडल ने शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने नटर के बीच परागण करके एक संकरण कराया तब उसे F1 ईडी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य है कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जन के लक्षण ही दिखाई देता है। दोनों लक्षणों का मिश्रित प्रभाव नहीं दिखता। जीन कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। युग्म विकल्पी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। लंबाई के लिए जीन के युग्म विकल्पी समयुग्म में जब जीव
दोनों युग्म विकल्प भी समान हो। विषम युग्म में जब जीव के दोनों युग्म भी जीव असमान हो। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप फिनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप सजीव की आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण जो लक्षण एवं पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। डोमिनेट लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप फिनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण जो लक्षण एवं पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। डोमिनेट अप्रभावी लक्षण जो लक्षण एवं पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एक संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशावली का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशावली का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण जब दो विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने गोल हरे बीजों का संकरण पीले बीजों से कराया। आर गोल प्रभावी लक्षण, आर चूड़ीदार अप्रभावी लक्षण। पीला प्रभावी लक्षण, हरी अप्रभावी लक्षण। प्रभावी गोल पीला, अप्रभावी चूड़ीदार हरा। गोल पीला जैसे गोल नो गोल हरा। धारणा मनुष्य में लिंग निर्धारण। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी। नर में गुणसूत्र 22 XY 44, मादा में 22 XX। नर में उपस्थित Y गुणसूत्र बालक का संतति का लिंग निर्धारण करता है। 46 गुणसूत्र 23 जोड़े। 44 गुणसूत्र 22 पेयर। 2 गुणसूत्र 1 पेयर। ऑटोसोम क्रोमोसोम
प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश एक उद्देश्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, जहाँ इसका मान 3 × 10 सेंटीमीटर से होता है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश एक उद्देश्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, जहाँ इसका भाग 3 × 10⁸ सेंटीमीटर होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम में प्रचलित होती हुई प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। कांच के टुकड़े एक पृष्ठ पर पदार्थ की जटिल पॉलिश करके चमकदार और चिकना बनाया जाता है, जिसे दर्पण कहा जाता है। परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तन पदार्थ की रजत पॉलिश करके चमकदार और चिकना बनाया जाता है, जिसे दर्पण कहा जाता है। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही आवर्तन कोण। आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति एवं चाल परावर्तन के पश्चात भी नियत रहती है।
विशेष यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित होती है तो अपने ही मूल मार्ग से वापस लौट जाती है, अर्थात L1 दर्पण में से संबंधित परिभाषाएं। ध्रुवी दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण जिस कोले का भाग होता है उसका केंद्र मुख्य फोकस। F दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव पर मुख्य फोकस के मध्य की दूरी। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की मिलाने वाली रेखा। दर्पण के प्रकार समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तन तल समस्त होता है, समतल होता है। गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन तल गोलीय होता है, जिसका परावर्तन पृष्ठ परवलयाकार होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु बिंब के बराबर। फोकस उत्तर अत्तर अनंत दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। पांच सर्व परिवर्तन बिंब का बायां भाग, प्रतिबिंब को दायां भाग। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, वास्तविक जिनका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य फोकस पर, दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। उत्तल दर्पण में गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस पर, दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं सीधे होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य देखने में, सजावटी लैंपों में आदि। दर्पण से परावर्तन के नियम। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के नियम की पालना करती है। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते।
वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकृति, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, अंत पर, वक्र फोकस पर। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्चों में, परावर्तक टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसके आकार दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों की जांच परीक्षण में, सेविंग दर्पण में, वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइटों में आदि, सैटेलाइट डिश एंटेना की अवतल दर्पण होती है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बिंदुवत, आभासी व सीधा बनेगा। बिंब अनंत प्रतिबिंब। जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के मध्य में स्थित हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा होता है, सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण के उपयोग रोड लाइट्स में या स्ट्रीट लाइट्स में, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश फैलाता है। इनका उपयोग वाहनों में पश्चदर्शी दर्पणों, रियर व्यू मिरर्स और पश्च दर्पण साइड मिरर्स में किया जाता है, क्योंकि ये बृहद क्षेत्र को दिखाते हैं और वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आजकल एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा हेतु उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहक अपने पीछे का दृश्य देख सके। खतरनाक भीड़ों पर एवं टी मोड़ों पर भी लगाए जाते हैं। चिन्ह परिपाटी। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव मूल बिंदु होता है। बिंब से दर्पण की ओर आपतित प्रकाश की बाईं ओर से आना चाहिए। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियों को धनात्मक व विपरीत दिशा में दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को धनात्मक व गहराई की ओर ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण सूत्र। दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी, तीनों में संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h दोनों का अनुपात आवर्धन कहलाता है।
मध्य से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली प्रकाशकारी सतह पर यह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें के विचलन की ये पांच घटना प्रकाश एका अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना प्रदर्शित होती है। विरल माध्यम, सघन माध्यम। अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक अधिक। अभिलंब से दूर रहती है, अभिलंब से समीप रहती है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस कारण प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अर्थात जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हो जाती हैं, अर्थात LIR। अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्योतिषीय व अपवर्तन कोण की ज्योतिषीय दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम कहलाता है। अपवर्तनांक माध्यम में प्रकाश का वेग, अपवर्तनांक माध्यम दो में प्रकाश का वेग v2। इसी प्रकार निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे कम अपवर्तनांक वायु में, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा में। जल का अपवर्तनांक 4.3 1.3। कांच का अपवर्तनांक 3.4 2। लेंस दो वक्र गोलीय पृष्ठों से घिरे सममांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। लेंस में अपवर्तन के नियम। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस में गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। प्रथम मुख्य फोकस में आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब इस द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत वास्तविक और बिंदुवत है। जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब 2f2 व f2 के मध्य वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2f1